अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, तो आपको नहीं पता कि कैसे करना पड़ेगा, क्या आपको लोन मिलेगा या फिर कैसे कहाँ से पैसे आएंगे, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपने एक बार एजुकेशन लोन का सोचा होगा कि चलो मैं एजुकेशन लोन लेता हूँ, बट आपको नहीं पता होगा कि कैसे लेना है, क्या फिर या फिर हो भी सकता है कि आपको नॉलेज हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि लोन कैसे लेना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कब लोन रीपेमेंट करना होता है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है एंड किसके तहत आपको लोन लेना चाहिए। नमस्कार सभी को, मैं हूं चैत्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, में नागपुर महाराष्ट्र में। सो बेसिकली आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एजुकेशन लोन लेना उतनी आसान बात नहीं है। अगर आपको लोग बोल दे कि नहीं तुम एजुकेशन लोन ले लो और फिर एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो, तो वही उतना ईजी नहीं है। बैंक लोन देना एक बहुत बड़ी बात है एंड बैंक सबको लोन नहीं देती। ठीक है, उसके लिए आपको मतलब एलिजिबल भी होना पड़ता है, कई सारी चीज़ें, कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, कई सारे उनके क्राइटेरिया को आपको फुलफिल भी करना पड़ता है, आपके पास उतना होना चाहिए। तो हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आप पूरा का पूरा अपना लोन, पूरा का पूरा एजुकेशन एमबीबीएस का अगर लोन के बेसिस पे करेंगे तो ऐसा नहीं होता। कभी भी बैंक 100% एजुकेशन लोन आपको पे नहीं करती। ठीक है, बैंक पे करती है आपको 85%। लोन बैंक पर पे करेगी, 15% आपको खुद पे करना पड़ेगा, जिसे मार्जिन बोला जाता है। ठीक है, 85% बैंक पैसा देगी, 15% मार्जिन आप खुद पे कर रहे हो। इसके बाद क्या चीज़ें पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में फी वन टाइम पैकेज में ली जाती है, जैसे कि ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बैंक से लोन लेंगे एंड वन टाइम पैकेज ले लेंगे, तो कभी भी कोई भी बैंक आपको एक साथ इतना सारा अमाउंट कभी पे नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपको पे करे, तो बैंक आपको पर ईयर पैकेज वाला ही फी पे करेगी। वन टाइम पैकेज आप एजुकेशन लोन के बेसिस पे नहीं ले सकते। अगर आपको वन टाइम लेना है तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप 6 साल की फी, वन टाइम पैकेज का मतलब क्या है कि 6 साल की फी पूरी की पूरी, ठीक है, जो भी अमाउंट है फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर तक का सारा अमाउंट आप पहले ईयर में पे कर देते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर में ये है, जैसे कि ऑरेनबर्ग हो गया। ठीक है, तो ऑरेनबर्ग में वन टाइम पैकेजेस है, बट अगर आप एजुकेशन लोन लेकर के ऑरेनबर्ग लेकर में जाना चाह रहे हैं एंड अगर आप वन टाइम पैकेज लेने के लिए सोच रहे हो, तो बैंक आपको वन टाइम पेमेंट कभी भी नहीं करती है। ठीक है, एंड सैंक्शंस लगने के बाद आप बैंक आपकी जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे नहीं कर सकती है। वो आप जिस कंसल्टेंसी फर्म से जा रहे हैं, बेसिकली आपको उनको पेमेंट करवाना होगा बैंक से। ठीक है, तो मैंने लोन लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि लोन लेना इज द मोस्ट किचड़ पिचड़ प्रोसेस। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आप गए बैंक में, भाई लोन दे दो, उन्होंने लोन दे दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा आपको चक्कर मारने पड़ते हैं। देखो, गवर्नमेंट, ऊपर से गवर्नमेंट बैंक से लोगे तो और माथापच्ची होती है। ठीक है, और ऊपर से अगर मतलब मान लो अगर आपके पहचान का नहीं है बैंक में कोई भी, तो आपको और दिक्कत होगी। अगर कोई बैंक पे पहचान में है तो थोड़ा सा काम इजीली होता है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स जॉब पर होने चाहिए। ठीक है, पापा हो या मम्मी हो, वो क्योंकि वही आपके को बोरोवर बनते हैं, तो आपको उनको मतलब वो चाहिए, जॉब होनी चाहिए उनकी। उसके बाद आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए एंड उसके बाद आपके पापा का सिविल स्कोर। ठीक है, अगर आपके पापा जॉब करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आपका एक सिविल स्कोर होता है, जो मतलब आप अपने ड्यूटी में, आप अपने जॉब में जैसे परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे सिविल स्कोर दिया जाता है। तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपने अगर कभी किसी को चेक दिया है, हम किसी को चेक देते हैं ना, तो वो चेक आपका कभी भी बाउंस नहीं होना चाहिए। उससे भी सिविल स्कोर मतलब कई बार ऐसा होता है कि खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका अगर आप इन सारे इसमें बैठते हो तो हाँ, आप एलिजिबल हो। अब बैंक, कौन से बैंक से लोन ले, ठीक है, तो आपके पापा की सैलरी जिस भी अकाउंट में आती है, उस बैंक अकाउंट से अगर आप लेते हैं एजुकेशन लोन, तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका सैलरी का मतलब एज अ डॉक्यूमेंट में हम बात करते हैं कि क्या क्या लगती है, तो ये एक आप कर सकते हो। अगर आपका वहाँ पे अकाउंट नहीं, तो वहाँ पे अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा लो अपने पापा के साथ, तो आप उस बैंक से अगर लोन लोगे तो आपकी लोन प्रोसेस थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज लोन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा चिगिड़ पिगिड़ है। ठीक है, इतने आसानी से लोन नहीं मिलता। एंड जितने भी लोग लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, भाई इट्स अ हाई टाइम कि आपको अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लोन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, उसमें आपको कंसल्टेंसी की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कंसल्टेंसी की हेल्प के आप लोन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लगेगा एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर और लोन लेटर। ठीक है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए एडमिशन लेटर आपको लगेगा। एडमिशन
लेटर में मेंशन होता है कि हाँ ये स्टूडेंट इस पासपोर्ट नंबर का इस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिट हो रहा है। इन्विटेशन लेटर, इन्विटेशन का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट कर रही है कि हाँ ये बच्चा हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए, तो उसे कहते हैं इन्विटेशन लेटर। उसके बाद यूनिवर्सिटी ही लोन लेटर इशू करती है, और आप जिस भी कंसल्टेंसी से एडमिशन ले रहे हैं उस कंसल्टेंसी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में कि वो आपके कहने पे आपका रिप्लाई कर दे, क्योंकि बैंक आपके यूनिवर्सिटी को मेल करेगी। कभी भी बैंक इतना इजीली लोन नहीं देती है, ठीक है। ये मत सोचना कि आप कितना भी मतलब 20 लाख फी है तो आप 30 लाख बैंक से लोन ले लेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। बैंक करेगी यूनिवर्सिटी को मेल, ठीक है। अगर आपका बीच वाला जो बंदा जो आपका एडमिशन करवा रहा है, अगर वो बंदा सही नहीं रहा तो आप कॉल करते रह जाओगे कि सर मेरे बैंक का मेल आ गया आप रिप्लाई कर दो, मेरे बैंक का मेल आ गया आप रिप्लाई कर दो। बोलेंगे आज करता हूँ, कल करता हूँ, या फिर हो सकता है कि आपको ये बोले भी ना या आपका फोन भी ना उठाए। तो इसीलिए यू शुड बी 200% अलर्ट, ठीक है, वाइल चूजिंग योर कंसल्टेंसी प्लस यूनिवर्सिटी। एंड एक चीज मैं आपको और बता दूं, हर यूनिवर्सिटी के लिए, रशिया की हर यूनिवर्सिटी के लिए लोन नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज है जो उस रैंकिंग में आती है, सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज के लिए ही एजुकेशन लोन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको मैंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन्विटेशन लेटर, एडमिशन लेटर और लोन लेटर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अभी आप ये कैसे इशू करवाएंगे, ठीक है। एडमिशन लेटर और इन्विटेशन लेटर तो मिल जाएगा, बट लोन लेटर इशू करवाने के लिए कुछ लोग अगर ज़्यादा ही स्ट्रांग है तो आपका लोन लेटर भी इशू करवा सकते हैं, ठीक है। बट हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे खुद आना पड़ेगा लोन लेटर और बोनाफाइड के लिए, एंड यहाँ खुद साइन करना पड़ेगा। फिर आप लोन कैसे लोगे, तो आप अपने पापा को या फिर पेरेंट्स को पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे सकते हो, जिसमें आप मेंशन करोगे कि मेरे बेसिस पे ये साइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ अगर आ जाते हो, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपके लोन की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैंने आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो बता दिया। उसके बाद अभी आपकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, एंड आपका पैन कार्ड, आपके मम्मी का भी लगता है, आपके पापा का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड आपके पापा की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंड उनका लिविंग सर्टिफिकेट, लास्ट वाली टीसी, आपकी भी टीसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे कई सारे होते हैं। पासपोर्ट, एंड आपका घर का मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका प्रूफ, ठीक है। अगर आपने नल का बिल भरते हैं तो नल के बिल का प्रूफ, इलेक्ट्रिक बिल का प्रूफ, ठीक है, ये सारे आपको लगते हैं। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। अगर आपके पेरेंट्स आरटीआई फिल कर रहे हैं तो आरटीआई आपको लगेगा। आरटीआई जो आप फाइल करते हो, आईटीआर जो फाइल करते हैं आईटीआर लगेगा। उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 16, एक फॉर्म नंबर 16 आता है, वो फॉर्म नंबर 16 लगेगा। आपके पापा की कितनी सैलरी है, 1 साल की सैलरी रिसिप्ट, आपके पापा की 1 साल की सैलरी रिसिप्ट लगेगी, ठीक है। आपके पापा का सिबिल स्कोर लगेगा, एंड आपके पापा के कम से कम 2 साल का बैंक का स्टेटमेंट, ठीक है, 1 साल की सैलरी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके पापा का जिस अकाउंट में सैलरी अकाउंट है, जिस बैंक में, उस बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड सैलरी इसलिए लिया जाता है ताकि उनकी तरफ पास एक इनकम का प्रूफ रहे, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी कैसे लोन मिलता है, अगर आप 7 लाख तक के लोन लेते हैं, ठीक है, 7 लाख तक के लोन अगर आप प्लान ले रहे हो तो 7 लाख तक के लोन के लिए आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कराना पड़ता। बट अगर आप 7 लाख के ऊपर लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी मॉर्गेज मतलब क्या, प्रॉपर्टी मॉर्गेज मतलब कोलैटरल। अब कोलैटरल मतलब क्या, बैंक को आप एक बैंक को संतुष्टि चाहिए, भरोसा चाहिए कि बैंक किस बेसिस पे, किस भरोसे पे आपको इतना सारा लोन दे, तो उसके बदले में आपको अपने प्रॉपर्टी के पेपर देने होते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर नहीं समझा तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2019 में मैंने एडमिशन लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर से लोन नहीं, ऐसा मुझे बताया था कि फर्स्ट ईयर से लोन नहीं ले सकते, तो मैंने अपना एजुकेशन लोन सेकेंड ईयर से कराया था, एंड फर्स्ट ईयर के लिए मैंने पर्सनल लोन लिया था। तो मैंने जब आकर के अपनी सेकेंड ईयर की लोन की प्रोसेस स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो ऑरेनबर्ग की फीस है 5 लाख रुपए 1 साल की लोन से पे करी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि इस लोन को, ये आपका एक अमाउंट होता है जो सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने के बाद अमाउंट धीरे धीरे डिस्बर्स होता है, एंड जिस दिन से आपका अमाउंट डिस्बर्स होगा उस दिन से आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा। इस पर हम इंटरेस्ट रेट पे बाद में आते हैं, ठीक है, कब पे करना है क्या है करके, ठीक है। तो ये जो आपका अमाउंट सैंक्शन हो जाता है तो ये हाँ,
तो आप बैंक में एज अ कोलैटरल क्या देख सकते हैं, तो जैसे 25 लाख का लोन सैंक्शन करने के लिए मैंने अपने घर के पेपर, ओरिजिनल घर के पेपर आपको बैंक में रखने पड़ेंगे, जिसे गिरवी रखना कहते हैं। तो हमारे घर के पेपर ओरिजिनल जो है बैंक में है। अगर आपको, अब आप ये पूछ रहे हो कि अगर आपने ऐसे कोई प्रॉपर्टी अगर बैंक के पास रखी जिसके ओरिजिनल पेपर बैंक में रहते हैं, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, जैसे कि सपोज मान लीजिए मेरे पेरेंट्स को घर को बेचना है, तो उन्हें नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा ऐसा ग्राहक है, हम उसे बेचना चाह रहे हैं, हमें अपने ओरिजिनल घर के पेपर चाहिए। बैंक वाले आकर के चेक करेंगे और आपको आपके पेपर मिल भी जाएंगे, ठीक है। बट फिर आपको वापस से उनके पास रखना पड़ेगा, ये ऐसी प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो ऐसा है लोन, इसे आप कोलैटरल के बेसिस पे दे सकते हो घर को, ठीक है। अब कौन सी ज़मीन है जिसको आप कोलैटरल के बेसिस पे नहीं दे सकते हो? अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिसका आरएल, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेशन में नहीं गया है, तो ऐसी ज़मीन पे आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलता। अगर आपका घर भी आरएल हो चुका है, अगर उस गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में आता है, तो आप उस घर के बेसिस पे एज अ कोलैटरल उसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। अभी हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बारे में, ठीक है। तो ये होता है कोलैटरल, एंड कोलैटरल जो होता है वो बैंक के मतलब बैंक को एक सिक्योरिटी प्रूफ के फॉर्म में चाहिए होता है, तो इसीलिए बैंक कोलैटरल के बेसिस के बाद ही आपको लोन देती है। करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग है। मैंने पीएनबी बैंक से जब एजुकेशन लोन लिया था 2020 में, ठीक है, 25 लाख का मेरा लोन सैंक्शन हुआ था, तो मेरा जो था 8.3% से मैंने पीएनबी से लोन लिया था। अब आप के पास अगर मतलब आपको बैंक वाले अच्छे होंगे तो आपको बताएंगे, पीएनबी के तहत पीएनबी उड़ान स्कीम के अंदर मैंने एजुकेशन लोन लिया था, जिसमें मैंने विद्या लक्ष्मी पोर्टल का फॉर्म फिल किया था। यहाँ पे मैं अब डिटेल्स डाल रही हूँ कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है, ठीक है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है एक ऐसा मतलब कॉमन एजुकेशन लोन अप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। इसके तहत अगर आप लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कम परसेंटेज से होगा। अब आप देखो, यानी आपका यहाँ पे विद्या लक्ष्मी पोर्टल का फॉर्म डाला है, इसमें स्टूडेंट आईडी आपको बनवानी पड़ती है, एप्लीकेशन आईडी, बैंक नेम, बैंक स्कीम नेम, ठीक है। जैसे मेरे बैंक स्कीम, किस स्कीम के अंदर मैंने लोन लिया था, पीएनबी उड़ान, प्रेफर्ड बैंक का कोड लिखा है, प्रेफर्ड बैंक ब्रांच नेम नागपुर ब्रांच, ठीक है। तो मैं ब्रांच पे भी आती हूँ, ठीक है। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के ब्रांच से आपको लोन लेना पड़ेगा, वहीं से आपकी सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। एंड आपका जो लोन है, अगर आपका लोन 7 लाख के ऊपर का है, तो उस जैसे नागपुर के पीएनबी बैंक जो मेरे घर के पास वाली है मानेवाड़ा से, मैंने वहां से लोन लिया है। बट मेरा लोन सैंक्शन कहाँ से हुआ है, जो किंग्सवे की मतलब रामझूला करके जो है, मतलब मेन नागपुर की मेन ब्रांच से 7 लाख के ऊपर के लोन सैंक्शन होके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 सितंबर 2021 में मैंने लोन लिया था। मतलब लोन मेरा सैंक्शन हुआ था, मैंने स्टार्ट किया था तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइटल, मिडिल नेम, हस्बैंड्स नेम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके मम्मी का, आपके पापा का सारा लगता है, पैन नंबर, एड्रेस लाइन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ब्रांच, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लगती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके आपका सारा ये तो लिया ही जाएगा, फिर आप कौन से इसमें से एडमिशन ले रहे हो, पर्टिकुलर ऑफ कोर्स फॉर विच लोन इज रिक्वायर्ड, क्या आप मैनेजमेंट कोटा से ले रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, डेट ऑफ कंडेंसमेंट, मैनेजमेंट कोटा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आप फिल्ड है करके देख सकते हो, ठीक है। अब आप लोन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये डाउट होती है कि हम लोन में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली ट्यूशन फीस, आपकी एग्जाम की फीस, बुक्स, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, हॉस्टल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक है, इसका टोटल दिया हुआ है। स्कॉलरशिप अगर कुछ मिल रही है तो ये आप एक्सपेंस इसमें इंक्लूड कर सकते हो। मैंने पहली बार का जो टिकट था, मतलब जाते वक्त का जो सेकेंड ईयर के बाद का टिकट था, उसका एक्सपेंस भी यहीं से लिया था, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था टिकट का पैसा मैनेज करना। तो ये खर्चे हैं जो आप मतलब इसमें कवर कर सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो लोन के इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, तो मैंने होम रजिस्ट्री लिखा है, मतलब घर के पेपर मैंने दिए हुए हैं। प्रोस्पेक्टस ऑफ अर्निंग आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है। रीपेमेंट प्रोमिस, मतलब रीपेमेंट प्रपोज, क्या मैं अभी कोई इंस्टॉलमेंट्स दे रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे लिखा है नो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, मैं कुछ भी अमाउंट 0 लिखा है कि मैं कोई भी अभी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे आइए, यहाँ से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, ठीक है, मैंने आपको बोला एडमिशन लेटर लगेगा। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंस ऑफ द कोर्स एज गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन, आपके यूनिवर्सिटी ने बैंक को मेल करना चाहिए कि हाँ इस यूनिवर्सिटी की इतनी फी है, तब बैंक उसको मान्यता देगी। आपकी कंसल्टेंसी के द्वारा दिया गया फी स्ट्रक्चर नहीं चलता, यूनिवर्सिटी किसे चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम,
फॉर्म नंबर 16 लेटेस्ट वाला होना चाहिए। कोर्स ऑफ लैंडलॉर्ड, कॉपी ऑफ लैंडलॉर्ड, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अंडरटेकिंग लेटर इन एब्सेंस ऑफ पैन एंड आधार, एप्लीकेशन फोटो, पेरेंट फोटो, कोऑब्लिगेंट, कैरेंटर फोटो। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। एंड वन टाइम वन टर्म्स इन द बैंक में विड्रॉशिप फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अगर आपके बैंक वालों ने आपसे ये फॉर्म फिलअप करवाया है तो आपको इस लोन, इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लोगे तो आपका लोन काफ़ी कम इंटरेस्ट से होगा। एक चीज़ और, अगर आप लड़की है तो लड़कियों के लिए और कम इंटरेस्ट होता है। उसमें से भी अगर आप सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, नहीं सॉरी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जिसमें मतलब आपके भाई बहन कुछ नहीं, आप एक अपने फैमिली को अकेली लड़की है, तो आपका लोन इंटरेस्ट का जो लोन का है आपका कम परसेंटेज से होता है। आप अपने बैंक वालों से ये चीज़ें बोल करके अपना इंटरेस्ट रेट कम भी करवा सकते हो। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड होने के कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, तो ये आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है कम करवा सकते हो। अब ये इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट कब बैठता है, कब स्टार्ट होगा और कब रीपेमेंट करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रीपेमेंट की। इंटरेस्ट जिस दिन आपका अमाउंट सैंक्शन हो गया, सैंक्शन होना क्या मतलब, बैंक मान लेगी कि हाँ, अब मान लो ये मैंने जैसे आपको बताया ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी के लिए मैंने 5 लाख का लोन फर्स्ट ईयर में पर्सनल लोन लिया था और 25 लाख का लोन मेरा सैंक्शन हुआ था। तो 25 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था मतलब बैंक ने एग्री किया कि हाँ हम आपको 25 लाख का लोन देंगे। ठीक है, अब वो 25 लाख का लोन क्यों देंगे, क्योंकि आप जिस प्रॉपर्टी के पेपर उनको दे रहे हो, उस प्रॉपर्टी की वर्थ जो भी आप कोलैटरल दे रहे हो वो उसकी डबल होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे दी हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रहेगी तभी बैंक 25 लाख का लोन लेने के लिए एग्री होगी। अब क्या आपके बोलने से वो, मैं अगर बोल दूंगी कि मेरा घर 1 करोड़ का है तो क्या इसका मतलब ये है कि बैंक मुझे आकर के 50 लाख का लोन देगी? नहीं, बैंक से आपको करना, बैंक के थ्रू आपको एक लॉयर अपॉइंट होता है। ठीक है, आपको उस लॉयर को हायर करना पड़ता है, आपको पैसा भी लगता है, लोन लेने के लिए पैसा लगता है। मुझे लगे थे भाई 27,585 रुपये लगे थे लोन लेने के लिए। ठीक है, तो आपका वो लॉयर आएगा, आपका घर गिन के जाएगा, मोजनी बोलते हैं जिसे, कि हाँ कितने एरिया से कितने तक के हैं। फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी से भी बात होती है कि क्या ये इन्हीं का घर है, क्या ये यहाँ पे किराए से आकर के किसी और के घर को अपना घर तो नहीं बोल रहे हैं। उनका भी स्टेटमेंट लिया जाता है कि कैसा क्या है, आपका घर गिना जाएगा, आपके एरिया में मतलब वो थोड़ा घूमते घूमते हैं, प्रॉपर्टी की वर्थ डिस्कस होती है कि हाँ सच में प्रॉपर्टी उतने की है जितने की आप बता रहे हो, उसके बाद ही आपको उतने का लोन मिलता है। ठीक है, एंड उसके बाद अब आपने कोलैटरल भी दे दिया तो हम बात कर रहे थे रीपेमेंट की। तो इंटरेस्ट रेट, जैसे 25 लाख का लोन मेरा सैंक्शन हो गया, 25 लाख का लोन सैंक्शन होने के बाद अभी डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिसबर्स मतलब छोटा सा अमाउंट निकाल के देना। जैसे अब सेकेंड ईयर की फी 5 लाख रुपए दी, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड ईयर की फी 5 लाख रुपए दी, फिर फोर्थ ईयर की फी 5 लाख रुपए दी। ऐसे ही हर साल यूनिवर्सिटी मतलब मुझे लोन पे कर रही है, मुझे मेरे इसमें नहीं मिलता। ऐसे तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ही पहले पे करती थी यूनिवर्सिटीज़ को, बट सैंक्शंस लगने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कोई कंसल्टेंसी फर्म को, जिनके पास ऑथराइजेशन लेटर होता है, उनको बैंक पे करती है आपका जो भी यूनिवर्सिटी का फीस है। ठीक है, तो ये होता है रीपेमेंट। इंटरेस्ट जिस दिन से आपका अमाउंट आपने डिसबर्स करा दिया, जिस दिन से आपने पहला इंस्टॉलमेंट उठा लिया, पहली साल की फी पे कर दी, उस साल से आपका इंटरेस्ट रेट बैठना चालू हो गया। अगर आपके पास पैसा है इंटरेस्ट पे करने का तो दीजिए, बट अगर आपके पास इंटरेस्ट देने का पैसा नहीं है, अगर 2-3 हज़ार रुपये इंटरेस्ट जो बैठता है महीने का, अगर आप वो देते हो तो एट द एंड ऑफ द लोन आपको सिर्फ मेन मुद्दल अमाउंट जिसे बोलते हैं वो पे करना पड़ेगा। बट अगर आप इंटरेस्ट रेट कुछ भी पे नहीं करते हो, जैसे कि मैं इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं पे कर रही हूँ, नॉट इवन अ सिंगल रुपया, तो मेरे को जो है ना साल भर में आपको बैठेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साल भर में जो इंटरेस्ट बैठता है उसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और उस सिंपल इंटरेस्ट को आप जब नहीं पे करते हो तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट बन के मिलके बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर मुझे पे करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बट समझा, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, उस पर बैठा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एट द एंड ऐसे लोन मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट अगर आपके ऐसे हालात है फाइनेंशियल कंडीशंस कि आप कुछ अमाउंट इंटरेस्ट पे कर सकते हो तो आपको पे करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट तो आप करिए, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। बट इससे क्या होता है कि आप पे एंड में आप पे एकदम ज़्यादा लोन नहीं आएगा। अगर आपने 25 लाख का लोन लिया है तो एग्जैक्टली आपको 25 लाख ही पे करना पड़ेगा। बट अगर आप अभी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 34 लाख 35 लाख तक के लोन पे करना पड़े। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट है। अभी जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, अभी हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। ठीक है, अब जितनी भी गवर्नमेंट बैंक होती हैं
उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको पीएनबी, ठीक है, एक्सिस बैंक का 11.32% से है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लगभग इतना ही है, ठीक है। तो ये सारी बैंक्स है, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, एंड एक्सिस बैंक है जो कि एजुकेशन लोन के लिए मतलब रशिया के यूनिवर्सिटीज़ के लिए एजुकेशन लोन देती है। एंड सिर्फ देती नहीं है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लोन कराया एंड जिनका इन्हीं बैंक से लोन सैंक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप अगर रीपेमेंट अगर आप इंटरेस्ट रेट नहीं पे कर रहे हो तो रीपेमेंट कब हो करोगे, ठीक है। तो रीपेमेंट बैंक का आपका 6 साल का एमबीबीएस होने के बाद आपको 1 साल का मोमेंटरी पीरियड दिया जाता है, ठीक है। अब उसे मोमेंटरी पीरियड का मतलब क्या, कि आपको 1 साल के अंदर जॉब ढूंढनी है, ठीक है। जब आप जॉब ढूंढोगे, जब आपको जॉब लगेगी, उसके बाद आपको आपका एजुकेशन लोन क्लियर करना है। उसमें आप 10,000 या 8,000 अपने हिसाब से ईएमआई दे सकते हो। जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं उसका ईएमआई मंथली पे करते हैं, वैसे ही आपको इस लोन की ईएमआई जो भी होगी, ईएमआई कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ईएमआई इस लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके फ्यूचर तक है, जितनी भी आप ईएमआई करना चाहते हैं उतनी। तो ये होता है रीपेमेंट के फॉर्म में। अगर आप चाहते हैं तो एक साथ आप बाद में पेमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हो सके तो फर्स्ट ईयर में एजुकेशन लोन मत लीजिए। आप एजुकेशन लोन जितना लेट लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बैठना उतना लास्ट से चालू होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर से लोगे तो फर्स्ट ईयर से इंटरेस्ट रेट बैठेगा, ठीक है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि एजुकेशन लोन लूँ या पर्सनल लोन लूँ, तो एजुकेशन लोन कभी भी फार बेटर होता है, क्योंकि एजुकेशन लोन के परसेंटेज कई कम है, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आई होप कि मैंने आपको थोड़ी डिटेल वीडियो हो गई, बट मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से कवर करके बताई है कि कैसे क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे लोन मिलता है, कौन सी बैंक देती है, क्या इंटरेस्ट रेट से देती है, कैसे रीपेमेंट करना है, ठीक है। तो आप अगर दूसरी चीज़, अगर आप बोल रहे हो कि इतना सारा लोन मैं ले लूँगा बट वहाँ से आने के बाद मुझे क्या जॉब लगेगी, क्या मैं इतना लोन पे कर पाऊँगा, तो हाँ, आप बिल्कुल कर पाओगे। मैंने बहुत सारे अपने सीनियर्स को देखा है जिन्होंने लोन लेकर के अपनी पढ़ाई करी, एंड हाँ, वो आज अपना इंटरेस्ट बोल रही हूँ, अपना लोन अच्छे से पे कर रहे हैं। तो आप भी कर लोगे, ठीक है। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।